नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मौनी फूल इस कविता का हम लोग सारांश पढ़ रहे थे। अभी तक 15 कविताओं का सारांश पढ़ा है। आगे के 16 कविताओं का सारांश हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सीजीएल के लिए सारा सिलेबस यहाँ कवर हो चुका है। एलडीसी के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए और भी जो परीक्षाएँ आने वाली हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इसमें 1 रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है। बस पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चाहे तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। एक मौनी फूल का 16वां नंबर कविता, जिसका नाम है एखन 3 हाड़ी पानी एक हाड़ी नाय भरे। मतलब अभी 3 हाड़ी का पानी मिल के भी ना 1 हाड़ी का पानी नहीं भरता है। हाड़ी मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है ना, घड़ा वही है। इस कविता में क्या कहा गया? इस कविता में एक बूढ़ी औरत का बात किया गया है जिसके 3 बेटे रहते हैं। बूढ़ी जो है, जब बच्चे छोटे रहते हैं उनको अब बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा करती हैं, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये तीनों मिल के भी एक अकेली बूढ़ी औरत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, उसको खाना नहीं दे पाते हैं। इसी के ताना बाना में ये कविता लिखा हुआ है। इस कविता में एक मुखिया जी रहते हैं और इन बूढ़ी औरत के बीच का संवाद है, दोनों बीच बातचीत होती है। बूढ़ी उसको बताती है कि कितना उसको कष्ट हो रहा है और कहावत के तौर पर कहती है, ठीक है, जब तक मेरा शक्ति था तीनों बेटा को पाल पोस कर बड़ा की, जब तक मेरा शक्ति था हर जगह मेरा मांग था। मतलब जब तक बूढ़ी औरत को ताकत मिलता था, शरीर में ताकत था, वो काम कर सकती थी, उसका हर जगह बुलावा था, हर जगह उसको मान मिलता था। लेकिन जब उसका शरीर बैठ जाता है, जब काम नहीं करने सकती है, तो उसको दुत्कार मिलता है कि अब तो ये बेकार हो गई ना, किसी काम की नहीं है, भगा इसको यहाँ से। सभी बेटा सब उसका बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन गया था, लेकिन उसके लिए रोटी कहीं नहीं था। सब कोई अपना अपना दुनिया में मगन हो गया था। बड़ा बेटा के घर 2-4 दिन रहने के बाद उसकी पत्नी का मन खिन्न हो जाता था और भाड़ा देकर कहती थी कि जाओ आप दूसरे बेटे के पास जाओ। दूसरा बेटा तो माँ का नाम सुनते ही उसको बुखार हो जाता था। दूसरे बेटे को माँ आ रही है ये सुनते ही उसको बुखार हो जाता था, मतलब वो परेशान हो जाता था, बीवी से डरता होगा। इसलिए छोटा बेटा के पास वो जाती थी। छोटा बेटा उस पर थोड़ा दया करता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, वो अलग ही मिजाज की थी। वहाँ भी उसका वास नहीं होता था और कहती है, देखिए सुबह से शाम हो गया लेकिन अभी तक हमको एक मुट्ठा मुढ़ी भी नहीं मिला है, कुछ नहीं खाने को मिला है, भूखा है। यही कहा गया है कि एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे। अगला कविता हमारा है 17 नंबर का, जय रक्षक से भक्षक। मतलब जो रक्षा करता है वही उसका भक्षण करता है, नुकसान करता है। इसमें क्या है, इसी क्रम में कवि जो है ना, कवि इस कहावत को का अर्थ जानने के लिए अपने गांव में निकलते हैं और एक बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं। एक बुजुर्ग पुरुष है वहाँ पे, उसके पास पहुंचते कहते हैं कि इस कहावत का क्या अर्थ है? मैं तो खुद एमए पास हूँ, फिर भी आपसे पूछने आया हूँ। इस बात का बुजुर्ग जवाब देते हैं कि जिस दिन से जंगल की सरकारी लोग रखवाली करने लगे, मतलब जंगल जो है सरकार अपने अंडर ले लिया, अपने पहरेदारी वहाँ लगा दिए, उस दिन से पेड़ों की चोरी कटाई ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जो रखवाली करने वाले हैं वही लोग पेड़ों को काट के बेच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए। कल कारखाना में जो पहरा देते हैं वही लोग सामान का चोरी करते हैं। इसी तरह से देश के नेता भी हैं जो गए तो हैं जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता को ही लूट रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। जनता का हक मारकर उनका शोषण कर रहे हैं और अपना तिजोरी भर रहे हैं। यह था कविता जय रक्षक से भक्षक। हमारा अगला कविता है मर्दानी। मर्दानी, देखिए मर्दानी यहाँ पुरुषत्व बात किया गया है। मर्दानी किसे कहते हैं, क्या मर्दानगी है? कवि संतोष कुमार महतो मर्दानी कविता से मर्द जाति को सलाह देते हैं कि असली मर्दानी क्या है। कवि कहते हैं कि पुरुषत्व बिना पुरुष, सुतक बिना कुरुष,
गंध बिना फूल और पेड़ बिना जड़, उसी तरह है बिना करदानी के फुटानी नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा मर्द हैं, तो आप में वो गुण होना चाहिए, ठीक है। आप में उसके लायक कुछ चीज़ें होनी चाहिए। शारीरिक रूप से मर्दानी होना मर्दानी नहीं होता है। आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ आप मर्द के काम करते हैं। मर्द मतलब क्या होता है? मर्द मतलब जिसे आप कोई आप उम्मीद करता है कि कोई आपकी छत्र छाया में रह सके, जिससे आप कोई आपके सामने हो तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, न कि डरा हुआ। वो मर्दानी होता है। मर्द कहलाने का हकदार वही है जो अपने आत्मबल को मजबूत कर कठोर परिश्रम करे और अपनी पहचान खुद बनाए। फैशन परस्ती से मर्दानगी नहीं शोभती, बल्कि अपनी ताकत से किए जाने वाले अच्छे कामों से उसकी पहचान होती है। ये मर्दानी होता है। अगला कविता है हमें जल लागो घर भतुआ, ठीक है। ये घरेलू नौकर होता है ना, उस पर बात किया गया है, जिसे कुछ मजदूरी नहीं मिलता है, सिर्फ जो खाने का सामान है सुबह दोपहर शाम का जो मिल जाए वही बहुत है। इसमें घर के नौकर का कहानी का वर्णन किया गया है। ऐसा नौकर जिसे काम के बदले मजदूरी नहीं मिलता, केवल भरपेट खाना मिलता है। सुबह सुबह जानवरों को खोलकर चराने ले जाता है, नाश्ते में कुछ मिल जाता है और रात में दिन का खाना जो बचा हुआ होता है वो मिलता है। दिन का जो खाना बचता है वो उसको रात में मिलता है। किसी तरह काम चलाता है वो। कभी कभी पर्व त्योहार के समय हलवा पूड़ी मिल जाता है। जंगल से मशरूम वगैरह लेके आता है, अपने मालिक मालकिन को देता है। बाद में वो सोचता है कि जब प्रमोशन होगा तो मजदूरी भी मिलेगी और तरह तरह की चीज़ों को वो ले भी सकेगा। मतलब अपने तरक्की के बाद सोचता है कि बाद में हमको मौका मिलेगा। उसकी ज़िंदगी का अपना कोई मोल नहीं होता है, उसका कोई शौक मौज नहीं होता है। वो लाचार है, बेबस है, ठीक है। चलिए, ये था कविता घर भतुआ। हमें जल लागो घर भतुआ। अगला कविता हमारा है सरस्वती माँ एक घर है। सरस्वती माँ एक घर है, सरस्वती माँ के घर में, ठीक है। आपको पता है कि संतोष कुमार महतो जी एक शिक्षक थे, चंद्रपुरा हाई स्कूल में ये नियुक्त थे प्रधानाध्यापक के पद पर। वो लिखते हैं, यह कविता कवि ने अपने स्कूल के विषय में लिखा है। कवि स्कूल को सरस्वती माता का यानी मंदिर कहते हैं। कवि ने जिस समय कविता रचना की थी तब वे चंद्रपुरा डीवीसी +2 हाई स्कूल के शिक्षक थे, जो पहाड़ी पर अवस्थित है। इस स्कूल की रूटीन के अनुसार शिक्षकों का निष्ठा का वर्णन करते हुए एक आदर्श विद्यालय का चित्र खींचते हैं। इस कविता की विशेषता है कि कविता की हर एक पंक्ति के पहले अक्षर से अपने नाम, पदनाम और विद्यालय का नाम का उल्लेख किया है। आप ये कविता देखिए ध्यान से। इसका जो हर एक लाइन का जो पहला अक्षर है ना, देखिए लिखा होगा संतोष कुमार महतो। ध्यान से देखिए, पहला अक्षर थोड़ा दूर में लिखा हुआ है। इनसे अपना पूरा ये परिचय लिखे हुए हैं। संतोष कुमार महतो, सहायक प्रधानाध्यापक, दामोदर घाटी निगम हाई स्कूल चंद्रपुरा। अपने विद्यालय के बारे में लिखे हैं कि ये सरस्वती माँ का मंदिर है। अगला कविता पपीता खेती। इसमें क्या है, इसमें कवि ने किसानों को पपीता की इस खेती की पूरी मैकेनिज्म को बताते हैं, साथ ही इसके फायदे भी गिनाते हैं कि क्या इससे हो सकता है। कवि इस क्रम में पपीते के उत्तम बीज कहाँ मिलेगा यह भी बताते हैं। यानी बंगाल के नादिया जिले के हपालिया गांव में गणेश सरकार से बीज मंगाने की सलाह देते हैं कि वहाँ का बीज जो है ना बहुत बढ़िया रहता है। कविता में किसानी को सर्वोत्तम पैसा बताया गया है। क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए लोग आदमी थे, तो ये खेती किसानी को बहुत महत्व देते थे और इसका गुणगान भी करते हैं। आगे कविता है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद का कविता है हमनिक बौन झाड़ संग नाता। हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है, हम लोग झारखंड के निवासी हैं। इस कविता में कवि ने खुद को जंगल झाड़ का निवासी बताते हुए जंगल और जंगल की वनस्पतियों के लाभ, पर्यावरण, जीवन के साधन और औषधीय प्रयोजनों से बताने का सफल प्रयास किया है। इसी क्रम में लोगों को जंगल की रक्षा और पेड़ पौधों की रक्षा और पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा भी देते हैं और कहते हैं कि ये हैं तो आप हैं।
इसके बाद का कविता है चासाक छुआ भैला बबुआ। ठीक है, किसान के बच्चे बाबू साहब बन गए हैं। अब किसान के बच्चे जो है ना वो खेती नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा लाट साहब बन गए हैं। बदलते ज़माने में किसानों के बच्चे मेहनत से जी चुराते हुए आराम परस्त हो गए हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही बाबू साहब जैसी हो गई है। ऐसे बच्चों से खेती किसानी हो पाएगी ये संदेह की बात है। अब ये खेती कर पाएंगे इसमें थोड़ा शंका हो रहा है, दिक्कत लग रहा है। ठीक है, अगला कविता बड़ी मार। बड़ी मार, इसमें क्या है, यह कविता कवि के दादाजी द्वारा बताए गए एक प्रसंग पर आधारित है। इसमें कोई गांव का महतो और दीवान मेहमानी करने गए हुए थे। मुखिया जी के रिश्तेदार के घर, जहां महतो की विशेष खातिरदारी की जाती है और दीवान की अवहेलना की जाती है। महतो को चूड़ा के साथ बढ़िया दही दिया जाता है, जबकि दीवान के साथ पानी जैसा मट्ठा। दीवान इस अपमान का खून घूंट कर पी सह जाता है। इसका बदला लेने का मौका खोजने लगता है। कुछ ही दिनों बाद जब वो मेहमान महतो के घर आते हैं तो दीवान उन्हें महतो के साथ सादर आमंत्रित करते हैं। दीवान उन्हें अपने घर में उस जमाने के मुताबिक श्रेष्ठ भोजन से अवगत करते हैं। बढ़िया दही, बढ़िया चूड़ा, भरपूर और लीजिए कर खिलाते हैं। वह मेहमान समझ जाता है कि वो अपने उस करतूत की गहरे बदले मार पड़ी है। जहाँ इसका बेइज्जती किया था उसके जगह इसका अवभगत किया है। देखो, तुम हमको बेइज्जती किया लेकिन हम तेरा बेइज्जती नहीं करेंगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। और इस तरह से उसको लगता है कि हमको बड़ी मार पड़ा है। ठीक है, ये था कविता बड़ी मार। इसके बाद आता है ऐसो हाथे बड़ा नोनू मैट्रिक पास। इस कविता में एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने की जिद की कहानी है। इस कविता में बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर रहता है। मैट्रिक पास करवाने के लिए बहुत जतन किया जाता है, ट्यूशन कोचिंग भी दिया जाता है, फिर भी फेल कर गया। सप्लीमेंट्री परीक्षा का फॉर्म भी भरवाया गया और दुर्गा पूजा में उसे ये कामना किया गया, मनोकामना किया गया कि इस बार अगर पास कर जाता है तो बकरा का पूजा देंगे, पाठा का पूजा देंगे। बाप गरीब है फिर भी पढ़ाने की चेष्टा करता है। मिडिल स्कूल शिक्षकों ने उसे अच्छा नंबर दिया था। टीसी लेने के समय 2 सीसी घी भी दिया गया था बदले में। और बाद में जब हाई स्कूल गया तो वहाँ के शिक्षकों को भी बहुत सारा चीज़ पहुँचाया ताकि मेरे बच्चा को अच्छे से पढ़ा दे और बच्चा मेरा पास कर जाए। लेकिन फिर भी बेटा उसका फेल कर जाता है और लास्ट में सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम में उसे फॉर्म भरवाता है। तब जाके वो देवता के पास पहुंचता है कि हे देवता, मेरे बच्चे को पास करा दीजिए तो आपको हम पाठा चढ़ाएंगे धूरे गौड़े। मतलब जैसे ही आएंगे ना वैसे ही तुरंत आके आपको पाठा का बलि देंगे। इसमें बताया गया है कि कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक तक का पढ़ाई फ्री कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला कविता है तेल मालिश। इस कविता में कवि संतोष कुमार महतो जी ने तेल मालिश का गुणगान किया है। किस तेल से कौन दर्द मिटता है वो बताया गया है। इस कविता में करंज तेल, कचरा तेल, भैलवा तेल, सरसों तेल आदि का वर्णन किया गया है और सभी का जो अलग अलग गुण है ना वो बताया है कि किस तेल से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगला कविता है मुदा दाग टी रही जाए। दाग जो है रह जाता है, कमबख्त दाग रह जाता है। यह कविता 1967 के अकाल की बात किए हैं। इस कविता में 1967 में भयंकर अकाल पड़ा था क्योंकि 1966 में एक साल पहले बारिश की बहुत कमी हो गई थी और धान का फसल लगने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। देखिए इस साल भी हमारे धनबाद में और कहीं कहीं जो है सुनने में आ रहा है कि बारिश बहुत कम हो रही है, तो इस साल भी मुश्किल है फसल का होना। देखते हैं नेक्स्ट कहीं सूखा न पड़ जाए। इसी तरह का उस समय भी हुआ था, इससे भयंकर हुआ होगा, अकाल पड़ा था। भारतीयों का पेट भरने के लिए अमेरिका से दर्रा, ज्वार, मकई मंगवाया जा रहा था। दर्रा हम लोग जानवरों को खिलाते हैं, मोटा मोटा गेहूं का मोटा मोटा पिसा के जानवर को खिलाते हैं। उन चीज़ों को अमेरिका से मंगा के भारतीयों को खिलाने के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उसका भी कालाबाजारी होने लगा था। तो दर्रा जो आया था उसका भी कालाबाजारी होने लगा था। जो कोटा की दुकानें होती थी, स्कूलों में बच्चों को खिलाने के लिए दिया जाता था, उन सब जगहों से भी इसकी कालाबाजारी होने लगी थी। मतलब ये कितना कीमती हो गया था उस समय अकाल के चलते, वो दिखा रहा है। जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो उसको बेच के ज़मीन खरीद रहे हैं।
गांव में पीडीएस की दुकान खोली गई जहां पे ये सब सामान मिलता था। लेकिन अगला साल वर्षा भी अच्छी होती है और फसल भी अच्छा होता है, परंतु एक भिखू महतो हैं जिनका कहावत है कि घाव तो ठीक हो गया लेकिन दाग उसका रह गया। आखिर आदमी तो ठीक हो गया, दिन वो कट गया, लेकिन वो दाग रह गया कि हाँ 67 में अकाल पड़ा था और लोग कैसे कैसे व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद का कविता है धान चोरी। ठीक है, क्या है? धान चोरी। इस कविता में धान की खेती का वर्णन किया गया है, जिसमें धान लगाने की शुरुआत करने से लेकर फसल के पकने कटने तक का वर्णन किया गया है। और इसी बीच कहाँ कहाँ धान का नुकसान होता है, चोरी होता है, उसका व्यंग्य रूप में वर्णन किया गया है। माघ महीना से पुष महीना तक का पूरे 24 महीने का ये जिक्र किया गया है। जेठ के महीनों में खेतों में गोबर फेंका जाता है। जैसे एक बात कर रहे हैं किसान के घर का, किसान घर खेत भी होता है और घर में जानवर भी होते हैं, गाय बैल भी होते हैं। तो गाय बैल होते हैं तो गोबर भी करते हैं और गोबर एक जगह जमा करके रखा जाता है। जब जेठ का महीना आता है तो घर की जो बहुएं होती हैं वो टोकरी में भर भर के उसी गोबर को खेतों में फेंक के आती है। उसके कुछ दिनों के बाद जब वर्षा हल्की फुल्की होने शुरू होती है तो खेतों की जुताई होती है। कुल मिलाकर 4 बार खेतों की जुताई होती है, तब जाके धान उसमें लगाया जाता है। उसके पहले धान को छींट के उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है और फिर बाद में बिचड़े को उखाड़ कर पूरे खेत में फैला के रोपा जाता है। इसी क्रम में क्या होता है, जब धान को छींटते हैं ना बीज को बिचड़ा के लिए, तो चिड़िया सब धान को चुग जाती है, वहाँ धान चोरी हो गया। इसके बाद जब बिचड़ा जो बड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग जो धान नहीं लगा पाते हैं वो आके बिचड़े का बाढ़ के ले जाते हैं अपने खेतों में लगाने के लिए, वहाँ धान चोरी हुआ। इसके बाद धान का जब फसल लग जाता है, जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें धान लग जाता है तो क्या करते हैं, चोर लोग आते हैं और धान का बाली होता है ना वो काट के ले जाते हैं, यहाँ धान चोरी हुआ। अगर इतना होने के बाद भी कुछ बच जाता है, घर लाया जाता है खलिहानों में, तो यहाँ चूहे लग जाते हैं, चूहे भी धान को काट काट के ले जाते हैं। इस तरह से धान की चोरी का वर्णन किए हैं कि कहाँ कहाँ कितना चोरी होता है, कितना रखवाली करेंगे, कहाँ कहाँ रखवाली करेंगे, संभव है? नहीं संभव है। सभी का उसमें अपना हक रहता है, वो लेके जाते हैं। इसके बाद है कविता 29 नंबर का, ई बच्छर हाथई दादाक शादी, इस साल होगा भैया का शादी। इस कविता में कवि तिलक दहेज पर व्यंग किए हैं। इसमें एक छोटा भाई रहता है जो अपने बड़े भाई की शादी के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत इतराता है और कहता है कि हम इस बार शादी में ना बहुत दहेज लेंगे, बहुत सारा रुपया लेंगे। हमारे घर में 5 गो ग्रेजुएट है, सभी अपने अपने कामों में सेट हैं, हजारों रुपये का आमदनी होता है, हमारा बहुत बड़ा घर है और 2 गो दुकान भी है, तो हमें तो दहेज लेना ही पड़ता है। इसके बाद मेरे दादाजी थे ना आजा, वो बहुत साधारण लोग थे, वे 2 भाई का शादी फ्री में करवा दिए। अब थोड़े ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं होगा। हम पिताजी को चुप रहने बोलेंगे, मामा जी को बात करने बोलेंगे। मामा जी ठीक बात करते हैं, वो सही से दाम लगा सकते हैं। अभी तो घास काटने वाले को भी 10,000 मिलता है, तो फिर इसको तो मिलना चाहिए और ज़्यादा, है ना। ई बच्छर हतई दादा की शादी। अगला कविता है 30 नंबर का, विपद भैलो भारी। बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गया? यहाँ भी बातें हैं खेती को लेकर ही कि हम किसान हैं, हम खेतों में काम करवाते हैं, करते हैं, तो बहुत बड़ा खेत है, मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए मजदूर चाहिए। लेकिन आज ये मुश्किल है, ये विपत्ति आ गई है कि मजदूर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मजदूर जो है ना वो काम करने कल कारखानों में चले जाते हैं, वहाँ उन्हें नगद रुपया मिलता है, नगद मजदूरी मिलती है, इसीलिए खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल की बात है। माराफारी के पास, माराफारी आपका बोकारो में है, वहाँ बीएसएल है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, आईएल है, डीबीसी है, कोलवासरी है, जहाँ लोग काम करने चले जाते हैं। और सिर्फ काम करने ही नहीं जाते हैं, इससे परिवार भी टूट जाता है। लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले जाते हैं और उधर ही घर बना लेते हैं, उधर ही रह जाते हैं। और वहाँ उनकी जो पत्नियाँ हैं, बहुएँ हैं, वे नल का पानी और पंखा का हवा खाने के बाद उनका तो अलग ही भाव हो जाता है और घर आके रहना नहीं चाहती हैं। वैसे बैठे बैठे शरीर भारी हो जाता है, इसलिए सुबह सुबह टहलने निकल जाती है। कोई कोई तो काम करने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, असम भी चला जाता है, रुपया जमा करता है और घर बनाता है। बाहर से रहने से रहन सहन संस्कार भी बदल जाता है। ये सब विपत्ति हो गया है। कभी सबसे विनती करते हैं कि कोई भी चाष करना मत छोड़े। चाष मतलब खेती करना, ठीक है। कोई खेती करना मत छोड़े। खेती जो है, खेती से अच्छा कोई पेशा नहीं है। आपके पास रुपया होगा, अनाज नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? रुपया खाइएगा?
नहीं, अनाज खाइएगा। तो अगर सभी कोई खेती करना छोड़ दे तो अनाज कहाँ से आएगा? इसीलिए खेती करना नहीं छोड़ना है। इसका अंतिम कविता है विदाई। ठीक है, विदाई। इसमें क्या होता है, नई शिक्षा नीति का प्रशिक्षण शिविर 10 दिन के लिए चंद्रपुरा हाई स्कूल में लगा था। जब वी संतोष कुमार महतो जी वहाँ के प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे, तो वहाँ पे ये शिविर लगा था। उसी में इनको बोलने का मौका दिया गया था, या फिर उनके बारे में ये कविता लिखे हैं कि ये जो शिविर है, इसके बातों को भूलिएगा नहीं, इसके गुणों को भूलिएगा नहीं। यहाँ पे 50 शिक्षक थे और 1 शिक्षिका थी। ठीक है, इसमें कवि जो है शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तो राष्ट्र निर्माता हैं, फिर भी इनसे जनगणना और पशुगणना भी कराया जाता है। और आज की डेट में शिक्षकों से इतना काम कराया जाता है कि आप लिखिएगा तो 2 पन्ना भर जाएगा आपका काम से। खैर, ये तो अलग बात है। यहाँ पर यही लिखा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसकी बातों को समझिएगा ध्यान से, और उसके बाद जो है इस पे अमल कीजिएगा और इसके बातों को भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये था एक मौनी फूल का टोटल 31 कविताएं। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आपको आया होगा। अच्छी बात है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं अगला आखिरी गीत पूरा करने का। उसमें भी तो बहुत सारी कविताएं हैं ना, उसको भी सारांश के रूप में लेके आते हैं जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आप लोगों को एग्जाम के पहले कुछ तैयारी हो जाए। और बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। पेंशन तो लागू हो ही गया है।